वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम लोगों की जो है नया महीना स्टार्ट हो चुका है। 1 सितंबर के करंट अफेयर्स और 2 सितंबर के करंट अफेयर्स को मिक्स करके इस वाली जो है हमने इंक्लूड करा है। तो आप सभी लोग इस 2 सितंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, दोनों मिलाकर के कंप्लीट हो जाएंगे। आज की इस पीडीएफ के लिए आप अगर सितंबर मंथ से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ये नंबर्स है, आप उस पर कॉल करो। बाकी आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मैंने आपको बताया है कि डेली 1 बजे हमारी पीडीएफ जो है और जो पूरा लेक्चर है वो पब्लिक हो जाता है। अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपने पीडीएफ लेनी है, अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप जो है ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ इसके थ्रू नोट्स बना सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसके लिए भी बना सकते हो, है ना। तो आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन करके अपने नोट्स में लिखते जाओ। मैं बताती भी जाऊंगी कि आपको क्या क्या लिखना है। आर्टिकल्स आप सामने देख रहे हो। अनुच्छेद 35A आप लोग सब जानते हैं, बहुत न्यूज में रहा है। अभी B20 का समिट दिल्ली में हुआ है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के ऊपर एक अपनी बात कही है। और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सबसे पहला है 35A आर्टिकल। 35A आर्टिकल आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 370 और 35A दोनों आपस में कनेक्टेड है जम्मू कश्मीर से लेकर के। जम्मू कश्मीर जो है, जब आर्टिकल 35A आया था तब वो ये कहता था उस समय, 35 किसका पार्ट है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का पार्टिकल है, पार्ट है। तो उस समय इसको बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस होगा, वो ये देख सकता है कि उसके इलाके में जम्मू कश्मीर के कौन से ऐसे स्थायी निवासी हैं। स्थायी निवासी, ठीक है, ये शब्द जोड़ा गया था और ये चीज चेक करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा, उसके ऊपर ये बात छोड़ी गई थी। तो आर्टिकल 35A जो है वो इस चीज के ऊपर जुड़ा हुआ था, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट्स के ऊपर। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट्स मतलब कि स्थायी निवासी वो लोग होते हैं जो 1927 में राज्य के विषय में थे और 1947 में भारत डोमिनियन में शामिल होने से पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत के रूप में वहां पे शामिल हुए थे। ये जो है असल में 35 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था नहीं, ये थे जम्मू कश्मीर के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे। जम्मू कश्मीर के अलग से प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर के एक अलग से प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। उनके कहने पर ये जो है अलग से 1954 1994 में इसको ऐड किया गया था। समझ गए बात को, तो इस चीज को जरा दिमाग में रखिएगा, ये इस तरीके से ऐड हुआ था। और जो जम्मू कश्मीर के जो भी लोग होंगे वो वहां पे वोट देना, इलेक्शन लड़ना, सारा कुछ ही सब कुछ ले सकते हैं। और जो बाकी गैर निवासी होंगे जो उसके निवासियों में इंक्लूड नहीं होते, उनको जम्मू कश्मीर में, चाहे वो भारत के सिटीजन है, भारत के सिटीजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के अगर वो स्थायी निवासी हैं तब तो उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो गैर स्थायी निवासी हैं, भले ही वो इंडियन सिटीजन है, उनको फिर भी बाकी सब चीजों के जो प्रिविलेजेस होते हैं बाकी जगह के नहीं मिल पाएंगे। ये था आर्टिकल नंबर 35A। स्पेशल स्टेटस देता है, या आप पढ़िए इधर, यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्थायी निवासियों को जो है राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी अवसर और रोजगार होंगे उससे समान अधिकार प्राप्त होंगे। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा, बिना प्रतिबंध के रहने और बसने का अधिकार होगा, और ये सारे अधिकार सिर्फ स्थायी निवासियों को ही किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्थायी और अस्थायी निवासियों या फिर गैर स्थायी निवासियों के में भी यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। नॉन रेसिडेंट्स जो भी होंगे, जो गैर निवासी होंगे, उनको यहाँ पर जो भी अवसर होंगे, राज्य की संपत्ति होगी, छात्रवृत्ति होगी, सार्वजनिक सहायता, ये सबके हकदार वो नहीं होंगे। इसलिए बहुत समय से स्थायी निवासी और गैर स्थायी निवासी के ऊपर डिबेट काफी समय से चलती आ रही है, और 5 अगस्त 2019 को रामनाथ कोविंद ने इसके ऊपर जो है वो बिल पास करा और इस चीज को यहाँ से हटा दिया।
आर्टिकल 35A से बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी और इसको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 35A हमारे भारत के नागरिकों के बीच में एक नया वर्ग स्थापित कर रहा था, है ना? क्योंकि एक पहले एक भारत के सिटीजन और एक अलग से जम्मू कश्मीर के सिटीजन, तो ये एक अलग से वर्ग स्थापित करने की बात थी, इक्वालिटी का अधिकार छीनने की बात थी। इसलिए इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत रही थी और ये भी कह रहा था कि बाकी अन्य राज्यों के जो और लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में आकर के कभी भी चाहे तो संपत्ति खरीद सकते हैं और ना ही वहां पे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 14, 19 और 21 इस चीज से उल्लंघित हो रहा था, वायलेट हो रहा था। ठीक है भाई। तो और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि महिला के संपत्ति के मूल अधिकार को प्रतिबंधित यहाँ किया जा रहा था, क्योंकि अगर कोई वहां की मूल महिला है, जम्मू कश्मीर की कोई फीमेल है, वो किसी ऐसे पुरुष से स्थापित शादी कर लेती है जो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो गैर स्थानीय है, तो यहाँ पर उसको जो है उसके बच्चों को वहां का कभी भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, उन्हें नाजायज माना जा रहा था। तो ये एक गलत चीज थी जो कि यहाँ से हटाई गई थी। ठीक है भाई, वो 2019 में। तो ये था पूरा आर्टिकल जो कि चैलेंज किया गया हमारे भारत के संविधान में, और इस पूरे चैलेंज को करने के बाद इस चीज को यहाँ से हटा दिया गया कि ऐसी कोई भी चीज को नहीं माना जाएगा। तो आज के टाइम पे ये चीज जो है वो हटा दी गई है, स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है। समझ गए भाई बात को? तो ये आर्टिकल 35A इस चीज के लिए आप याद में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और सीजीआई ने भी इसके ऊपर बोला है, जो अभी हमारे सीजीआई हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला है कि अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर में कई लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था पहले, जो कि अब यहाँ पर हटा दिया गया है 2019 में। क्योंकि इसके ऊपर भी दोबारा से कमेटी बैठी थी और कमेटी ये कह रही थी कि भाई जो जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसके ऊपर भी डिस्कशन करने की जरूरत है, हमें हमें इसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। तो उसी के पूरी एक कमेटी में, पैनल में एक छोटी सी ये लाइन कही गई है जो कि आपको दिमाग में रखनी है, इसलिए मैंने आर्टिकल 35 आपको बताया, और इससे पहले हमने कभी आर्टिकल 35 डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को आर्टिकल 35A जरूर पता चले, क्योंकि बहुतों को ये तो पता है कि आर्टिकल 35A और 370 जो है वो 2019 में हटा दिया गया, रिवोक कर लिया, लेकिन था क्या उसके अंदर, ये बहुतों को नहीं पता। ये तो पता है आर्टिकल 370 में कि जम्मू कश्मीर का सेपरेट संविधान हो सकता है, अपना नेशनल फ्लैग हो सकता है, लेकिन 35 से बहुतों को नहीं पता था, इसलिए आपको यहाँ पे बताया। आई होप सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। जम्मू कश्मीर अब हमारे भारत का हमेशा से हिस्सा रहा है और आज भी हिस्सा है और आगे भी रहेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो है, ये 5 अगस्त 2019 को बिल पास होता है, जो कि इफेक्ट में 31 अक्टूबर 2019 को आता है, और ये 31 अक्टूबर वही डेट है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस आता है। इसीलिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे एकता दिवस के दिन, जिस दिन हम एकता दिवस मनाते हैं, उसी दिन ये चीज जो है वो शामिल की गई है, तो इसको भी दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। ऐसे ही अभी B20 का समिट हुआ है, B20 का समिट दिल्ली में हुआ है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी जो है वो हाजिरी रखी थी। B20 समिट जो है, बी का मतलब यहाँ पे क्या है, G20 होता है तो ग्रुप ऑफ 20 हो गया, B20 हो गया तो क्या चीज होगी, बिजनेस 20। बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट जो है पूरे वर्ल्ड से आए थे, उन्होंने कम्युनिकेट किया है यहाँ पर, जहाँ पे उन्होंने G20 को अपने सारे बिजनेस से जुड़ी हुई चीजों को कम्युनिकेट करके यहाँ पर बताया, 54 रिकमेंडेशन यहाँ पे दी। B20 समिट यहाँ पर जो है 2010 में ये शुरू हुआ था, G20 के हिसाब से ही, जहां पर इसको पूरा संभालने वाले हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने यहाँ पे संभाला है और बताया कि बिजनेस किस तरीके से, बिजनेस में क्या चीजें आती हैं, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और उद्यम उद्योग, मध्यम उद्योग, ये सब शामिल होते हैं। हमसे क्या पूछा जाएगा कि B20 की इस बार की थीम बताइए, तो B20 की इस बार की थीम है रेज। रेज की फुल फॉर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल। उत्तरदायित्व, त्वरित, नवोन्मेषी, दीर्घकालीन और न्याय संगत व्यवसाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम पे कई बार आपसे सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, चांस है कि इस पे सवाल आ सकते हैं। तो आपको B20 में क्या याद रखना है, अपने नोट्स में क्या लिखेंगे आप सभी लोग, B20 में केवल एक बात लिखनी है, यह कहाँ पे हुआ है, किसने इसको जो है संबोधित किया है,
और ये किस चीज से जुड़ा हुआ है और इसकी थीम क्या है। बस ये 3-4 पॉइंट्स लिख के आप इस आर्टिकल को ओवर करो। इसमें कुछ भी और आपको नहीं लिखना है। जबकि जो पहले वाला इससे आर्टिकल था, आर्टिकल 35 से, जो मैंने आपको पूरा समझाया है क्या क्या इसमें जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को मिलता है और नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को मिलता है, वो सब आप यहाँ पे लिखो। या अगर आपको समझ में आ गया तो भी बहुत है, बट अगर आप चाहे तो जरूर इसको लिखे तो बहुत अच्छी बात है। इसकी जो थर्ड वाली पॉइंट है, किसको लेकर के कौन आए थे, इसको कब हमारे संविधान में डाला गया 1954 में, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब आप जरूर लिख लीजिएगा। दोनों आर्टिकल में क्या लिखना है सबको समझ में आ गया होगा। अगला आता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की है, इंडिया वाली। असल में जो वर्ल्ड की एक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी है, उन्होंने भारत की रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। बात समझिएगा, पूरे वर्ल्ड में जो रेसलिंग होती है उसके सबसे बड़ी एक बॉडी कौन सी है? संयुक्त विश्व कुश्ती निकाय, यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन बॉडी। और भारत की सबसे बड़ी बॉडी है जो पूरा रेसलिंग को स्पॉन्सर करना और सारी चीजों को देखती है, वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी ने हमारे भारत की बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, बात ये है कि जितने भी हमारे अब रेसलर्स हैं, बहुत अजीब चीज है ये, बहुत गलत चीज है, इसका रीजन मैं बताऊंगी, बट आप समझिए कि जितने भी भारत के रेसलर्स हैं, कल को जब भी वो कुश्ती लड़ेंगे तो वो यहाँ पर भारतीय झंडा, नेशनल फ्लैग के रूप में नहीं लड़ सकती है। समझे बात को? अब यहाँ पर जो उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, उन्होंने ये बोला है कि भारत की जो रेसलिंग फेडरेशन है, उन्होंने कभी भी टाइम पे इलेक्शंस नहीं करवाए हैं। साथ ही साथ जब भी हमारे कुश्ती के जो भी हमारे रेसलर्स होंगे, जब वो आगे जाएंगे, जब भी वो लड़ेंगे विश्व स्तर पे, तो वो कभी भी भारत के झंडे के लिए नहीं लड़ेंगे। वो यहाँ पर न्यूट्रल के रूप में, न्यूट्रल के रूप में लड़ाई यहाँ पर लड़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। ये हमारे रेसलिंग प्लेयर्स को ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स वगैरह में लेके आती है। क्यों इसके पीछे ऐसा सस्पेंड किया? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि दिग्गज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, सुना है सब लोगों ने, इन्होंने यहाँ पर जो ये जो है बाकी सभी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है, रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, वो बहुत सालों से महिला पहलवानों का यौन शोषण करते आ रही है। और वो वहां पर जो पूरा रेसलिंग फेडरेशन है उसकी बहुत गलत तरीके से जो है चीजों को संभाल रहे हैं। इसलिए उस पूरे के पूरे इस पूरे की जो है ना, ये पूरी रेसलिंग फेडरेशन, इसको सस्पेंड कर दिया गया। अब आप लोग बात समझे। रेसलिंग फेडरेशन दिल्ली में इसके पूरे हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। इसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराती है ये। इसमें हमारे आप जानते ही हैं, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, फोगाट सिस्टर्स भी मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग जानते होंगे। 6 बहनें हैं हरियाणा से जो कि सारी की सारी रेसलर्स हैं। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, रितु फोगाट, प्रियंका फोगाट, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, जिनके जो पिताजी है महावीर सिंह फोगाट, वो यहाँ पर पूरा उनको सिखाते हैं। पता है ना आप लोगों को ये बात? जिनके ऊपर जो दंगल मूवी है वो भी बनाई गई थी। तो इधर यहाँ पर जो पैनल है, उन्होंने ब्रिजभूषण, जो कि रेसलिंग पूरे एरिया के हेड है, ब्रिजभूषण, उनके ऊपर ये केस जो है वो यहाँ पर लगाया है। तो रेसलर्स जो है यहाँ पर उन्होंने वित्तीय कुप्रबंध और मनमानी का आरोप लगाया है उनके ऊपर। तो प्रोटेस्टर्स की ये डिमांड है कि उसके जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण, उनको पहले तो गिरफ्तार किया जाए पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि उन्होंने क्योंकि काफी सारे जो कंप्लेन करने वाली महिलाएं हैं वो माइनर भी है, तो पॉक्सो एक्ट लगेगा उनके ऊपर। और बाकियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको पहले तो वहां से हटाया जाए और इस फेडरेशन में से उनको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। तो ये सब इन्होंने बात कही थी। और इस पूरे के ऊपर दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली एक 6 सदस्य कमेटी भी बनाई गई है और उनको 4 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में उनको सौंप दो। और तब से जो है समिति भंग भी कर दी गई है। तो यहाँ पर ये सब चीजें बहुत सालों टाइम से चलती आ रही। रेसलर्स के प्रोटेस्ट आप लोगों ने सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। तो ये बात जो है पहुंचनी चाहिए आगे तक, हमारे रेसलर्स को
हमारे रेसलर्स के साथ जो है गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमेशा सवाल उठने चाहिए। राइट, आपकी इस पे क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आप सब क्या लोग क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। तो ये फेडरेशन जो है पहले भी जून 2023 में यहाँ पर इन्होंने चुनाव कराने थे, इसके बाद उन्होंने चुनाव को बार बार स्थगित करना शुरू कर दिया। खेल मंत्रालय ने भी चुनाव को रोक दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने 45 दिनों के भीतर पूरी चुनाव प्रक्रिया शामिल करने के लिए बोला। तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है हमारी रेसलिंग फेडरेशन के साथ। तो मैंने सोचा आज इस आर्टिकल को आपके सामने लेके समझाया ही जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। इसीलिए जो सबसे बड़ी संयुक्त विश्व कुश्ती निकाय है, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ को यहाँ पर जो है वो हटा दिया। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे जो है पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, उन्होंने भी यहाँ पर बात कही है। गुवाहाटी न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। तो कंक्लूजन यही है कि हमारे इंटरनेशनल, हमें इतनी ज्यादा इंटरनेशनल जो है एक तरीके से इतना ज्यादा वो हो रही है यार, मतलब एक हमारे इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट फेस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अपने झंडे के नीचे अगर हम एथलीट्स नहीं लड़ेंगे तो यार फिर क्या मतलब है इस बात का। तो ये तो बहुत गलत है और बेहद जरूरी है कि इस चीज को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आप सभी लोग सोचिए कि हमारे एक तो एथलीट्स इतनी ज्यादा, इतनी सालों भर की मेहनत को लेकर के आते हैं, इतने बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, और वो भारत के झंडे के लिए नहीं लड़ेंगे तो यार उनके मन पे क्या बीतेगी, उनके मन पे सोचिए क्या होगा। तो ये एक बात है जो कि बहुत आगे तक जानी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, इंडिया चाइना का बॉर्डर। क्योंकि आपको पता है चाइना ने अभी एक नया मानचित्र लॉन्च किया है, मैप आया, अरुणाचल प्रदेश, अक्साइस, इनको अपने में शामिल कर दिया, जिसको रिजेक्ट भी कर दिया गया। ऐसा नहीं कि इसको शामिल कर लिया, ना ना, इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसको ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, कितने सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने तो किया ही किया है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो चाइना बाज नहीं आ रहा है, बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है, बार बार यही बोलते रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, तिब्बत का ही एक पार्ट है। बार बार अपना एक मैप लॉन्च कर देते हैं। अक्साई चिन को अपना दिखा देंगे, ताइवान को अपना दिखा देंगे, साउथ चाइना सी के इतने सारे आइलैंड्स है, पारासेल वगैरह, उनको अपना दिखा देगा चाइना। तो बार बार ये जो मैप रिलीज हो रहा है, उसके ऊपर हमारे जो एक विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिनको आप जानते होंगे, उन्होंने भी बोला है कि ये बेतुका है और इनके क्षेत्र उनके नहीं हो जाएंगे सिर्फ मैप में दिखाने से। ठीक है, बात समझे। तो इस तरीके से ये डिस्प्यूट्स हैं, और ये डिस्प्यूट जो इंडिया चाइना के बीच में चल रहे हैं, ये बहुत पुराने चाइना ने ना खींच रखी है। मानने को तैयार नहीं है चाइना की अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अब हजम नहीं हो रही है उनको ये बात। वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अक्साई चिन, वही लद्दाख का रीजन, अपना माने बैठे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा रीजन जो पीओके का था, पीओके में से एक हिस्सा जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, जबकि है हमारा वो, पर वो भी उन्होंने वहां पर अपने उस हिस्से में दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद सेंट्रल रीजन में भी कुछ बाउंड्री उन्होंने अपनी यहाँ पर दिखानी शुरू कर दी। और ईस्ट सेक्टर के अंदर यहाँ पर उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर की मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया, इलीगल ऑक्यूपेशन दिखाना शुरू कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्लैशेस हो चुके हैं। चाइना ने अपनी एलएसी जो है ना, मतलब उधर जो अक्साई चिन का रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे भी रोज रोज कुछ ना कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराते हैं लोगों को, वहां पर डिप्लॉय, अपनी अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। पेट्रोलिंग एक्टिविटी, पेट्रोलिंग समझते हैं आप लोग, गश्त करना, गतिविधियां करनी शुरू कर दी है। ठीक है, मिलिट्री और सिविलियंस को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए रास्ता देना शुरू कर दिया, डैम बनवाने शुरू कर दिए, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी लगवानी शुरू कर दी है, वीजा देना शुरू कर दिया, स्टैपल्ड वाला वीजा होता है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को देना शुरू कर दिया। तो ये सब चाइना कर रहा है अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। चाइना का एक मैं आपको पॉलिसी बताती हूँ। चाइना की एक पॉलिसी, हालांकि ये पॉलिसी लिखी नहीं गई है, पर चाइना की एक पॉलिसी है, वन पाम एंड फाइव फिंगर्स। वन पाम उसकी कौन सी है भाई, तिब्बत, जिसको वो 1950 में हत्या चुका है। फाइव फिंगर्स में वो कहते हैं, एक तो भाई हमारा नेपाल है, भूटान, खैर ये हमारे नहीं, अलग कंट्री है, बट वो कहते हैं ऐसा कि ये हमारे पार्ट है। और उसके बाद लद्दाख, अपना लद्दाख, अपना अरुणाचल प्रदेश, और अपना सिक्किम। चाइना का ये पॉलिसी है भाई, वो ये बोलते हैं कि हमें इन हिस्सों को चाहिए, ये जबरदस्ती लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम को इंडिया ने अपने पास रखा हुआ है, ऐसा कहते हैं।
तो इंडिया यहाँ पर सबसे पहले तो क्या कर रहा है इन सबको रोकने के लिए, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जहाँ पे चाइना का आना आसान हो सकता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरा बचा के रख रहा है इंडिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे इतना जबरदस्त यहाँ पे गश्त करना और वहां पे डिप्लॉयमेंट बढ़ाना, ये सब चीजें हमारी आर्मी जो है, पैरामिलिट्री जो है वो कर रही है। एविएशन के नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पे तय कर दिए ताकि यहाँ पर जो भी आना जाना होता है वो थोड़ा वो जो है निगरानी रखी जा सके। ड्रोन्स यहाँ पे काफी सारे बढ़ा दिए गए हैं, स्क्वाड्रॉन्स बढ़ा दिए गए हैं, राफेल फाइटर्स को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, सुकोई MK-31 वाले जेट को यहाँ पे लेकर के आया गया है तेजपुर और चौबा वाले बेस पे। तेजपुर और चौबा जो है वो आसाम में पड़ता है, वहां से नजर रखना आसान हो जाता है। तो चाइना से बचने के लिए या फिर चाइना को यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडिया जो है ये चीजें कर रहा है। तो ये देख लो भाई, पहला ये रहा अक्साई चिन का रीजन, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम का हो गया, और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहा है चाइना। इस तरफ आता है, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखो अच्छे से यहाँ पर सब लोग, मैं जहाँ पे रेड कलर का मार्क कर रही हूँ, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इंडिया काफी चीजों को संभाल रहा है। अगला आता है भाई सेल्फ रिस्पेक्ट की मैरिजेस, आत्मसम्मान विवाह, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बताया। अब क्या है ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस? असल में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो है इसको पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और कानून उस समय बन गया था 1968 में, ठीक है। और इसके ऊपर जो है इसमें कुछ संशोधन करके तमिलनाडु की सरकार ने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी किए थे। तो इसके जो पूरा संशोधन का अधिनियम है, इसमें 7A वाला एक आर्टिकल है जिसमें आत्मसम्मान और धर्मनिरपेक्ष विवाह के ऊपर एक बात की गई है, ठीक है। और इसमें क्या बोला जाता है कि दो हिंदुओं के बीच किसी भी विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है अगर वो विवाह जो है वो सुरमेथाई या सेरकुथा विवाह के रूप में संबोधित किया जा सकता है। ये मैरिजेस जो है इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें ना आप जरूरी नहीं है कि पंडित और अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं, इसमें आप उस भाषा में शादी कर रहे हो जो एक पति पत्नी के लिए जरूरी है। मतलब कि आप पति और एक पत्नी दोनों मिलकर के इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ये मेरा पति है, हाँ ये मेरी पत्नी है। या फिर आप जरूरी नहीं है कि अग्नि के साथ फेरे ले रहे हो, आप यहाँ पर रिश्तेदार, दोस्त और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भी शादी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक मंगलसूत्र पहनाना होगा, एक आपको अंगूठी एक्सचेंज करनी होगी। इससे आप ये कह सकते हो कि हमने आपस में सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस करी है, जिसमें पंडित, अग्नि के साथ फेरे और वो पूरा जो होता है ना सारी चीजें, वो नहीं यहाँ पे। इसमें क्या था कि जो आप साथ फेरे हैं, पुजारी हैं, ये सब चीजों को हटा करके एक सिंपल तरीके से शादी को प्रमोट करने का तरीका अपनाया गया था, इसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के रूप में अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो अपने बाकी रिश्तेदारों के सामने। तो इसमें जोड़े जो है, कपल जो है, वो दोस्त और परिवार या किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति में अपने विवाह की घोषणा करते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। तो 2001 में भी एस नागलिंगम और शिवगामी के यहाँ पर जो मैरिजेस थी, यहाँ पर पवित्र अग्नि के 4 फेरे और 4 या फिर 7 फेरे की रस्म नहीं होने के बावजूद भी जो है अब पति पत्नी को की शादी को वैध माना गया था। तो यहाँ पर यही है चीज कि पुजारी की उपस्थिति जो है, जो पंडित होते हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर आवश्यक नहीं है, वो किसी भी रिलेटिव की सामने भी अपनी शादी को जो है वो मान सकते हैं, ठीक है। जरूर इन्होंने ऐसा कहना था भाई कि जरूरी नहीं है कि हर शादी को इतने बड़े ढंग से ही किया जाए, सार्वजनिक घोषणा करके ही किया जाए, जरूरी नहीं है। अगर शादी करना चाहता है कोई जोड़ा तो यहाँ पर वो इतने बड़े बड़े तामझाम से बच सकता है, ठीक है। अपनी सेफ्टी की अगर उनको कोई डर लग रहा है, पारिवारिक विरोध लग रहा है कि भाई दो परिवारों के बीच बनती नहीं, अगर हम शादी कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उससे भी बच सकता है और वो अपने आप से शादी ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की शादी को और अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर चूज करने को सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस कहा जाता है और तमिलनाडु के अधिकार के लॉ में इसको पूरी तरीके से मान्यता दी गई है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात की है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को आपके सामने रखा। याद रखिएगा सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का अर्थ क्या होता है, समझ में आ गया ना सभी लोगों को। चलिए अगला आता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सेंटर ने यहाँ पर राइस के लिए कर दिया है। सरकार ने यहाँ पर जितने भी गैर बासमती उबले हुए चावल होते हैं उनके निर्यात पर 20% का शुल्क लगाने के ऊपर विचार किया है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है लागू, पर ये ऐसा हो सकता है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि भाई आपने कुछ कुछ ऐसी चीजों को जो बेचना है, बाहर जाके निर्यात करना है, तो इतना तो बेचना ही बेचना है, इतना तो रहेगा ही रहेगा प्राइस, इसके इससे कम प्राइस नहीं जाएगा, इससे ऊपर जा सकता है।
ठीक है, कल को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, कल को मान मान लो कोई कुछ भी दिक्कत आ गई बाजार के अंदर, फिर भी वो चीज उतने में तो बिकेगी बिकेगी। उसे कहते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फार्मर्स के लिए, ऐसे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता है, ताकि एक प्राइस की स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे, खाद्य सुरक्षा यहाँ पर बनी रहे, हमारे फार्मर्स को भी पता रहे कि हमारा इस निश्चित कीमत पे बाहर तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इन्फ्लेशन भी इस पे कंट्रोल रहता है। ये सारी चीजें हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, इसको आप रीड कर सकते हो, वैसे मैंने कई बार पहले बताया है, जस्ट आप इसमें एक बार रीड करके गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से गुड्स के लिए है, बाकी इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सब बातों को इसके अंदर, इसको आप रीड कर लो। आज के हम आर्टिकल्स को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को। सेंसस के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं, जनगणना सेंसस, ये अधिनियम 1948 के हिसाब से चल रहा है, केंद्र सरकार को जनगणना का। और ये जनगणना का टॉपिक है, ये हमारी 7वीं अनुसूची के संघ सूची में शामिल है, यूनियन लिस्ट में शामिल है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। इसको करने वाली जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है सारा, रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस से ये पूरा चलता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रजिस्ट्रार जनरल आता है जो इस पूरे को संभालता है, उसे कहते हैं हम सेंसस, इसे कहते हैं हम जनगणना। ये जनगणना जो है पूरी तरीके से की जाती है, और ये जनगणना के लिए जो है यहाँ पर रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो पूरा यहाँ पर सेटल करता है। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। इस बार की जनगणना हुई नहीं है, 2011 में लास्ट हुई थी, हर 10 सालों में होती है। 2021 में होनी थी, पर 2023 भी हो अब निकल गया, अभी तक हुई नहीं। ठीक है, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा एक जगह का नाम है इथोपिया में, जो कि यहाँ पर एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका रिजल्ट आया है, और उसे एडिस अबाबा डिक्लेरेशन बोला जाता है। 54 अफ्रीका के नेशंस ने उसको साइन किया है, इसे कहते हैं हम एडिस अबाबा डिक्लेरेशन। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को ये चीज? तो ये सारे के सारे फैक्ट्स थे, अपने दिमाग में रखिएगा, इनको लर्न भी करना है आप सभी लोगों को। ये सारी चीजें छोटे छोटे से आर्टिकल्स है, दिमाग में रख के लर्न करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, इनको पढ़िएगा, लर्न करिएगा, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा। आप लोग जो है कमेंट करना बंद कर दिया वापस से, यार एक आप लोगों का तो 10 सेकंड जाते हैं, आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं, 10 सेकंड ही लगेंगे आपको सिर्फ। तो आप लोग मुझे फटाफट से जरा कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। बाकी डेली आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आरएएस आ रहा है, तैयारी में लगे रहिए, बीपीएससी आ रहा है, तैयारी में लगे रहिए, भूलिए नहीं चीजों को, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।